प्रिय विद्यार्थियों, मैं नृपेंद्र वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में समझाया गया था। अब संख्या पद्धति में आने वाली वास्तविक संख्याएं क्या थी, तो इन वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बताया था। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक चीज आती है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख, धन पूर्णांक जो होते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके दो महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। तो धन पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और दूसरा आपका कौन सा गुण होता है? ये होता है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये धन पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, उनका उल्लेख करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये जो होती है, ये हमें अंक यहाँ पर धन पूर्णांकों के, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है ये धन पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित होती है। यानी ये धन पूर्णांकों के विभाजन के बारे में बताती है। और जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है, आधारभूत प्रमेय, ये हमें धन पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताती है। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत ये क्या चीज आती है और ये होता क्या है, समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने क्या बताया कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि माना एक धन पूर्णांक ए है, एक धन पूर्णांक ए है या ए, तथा दूसरा धन पूर्णांक बी है। यहाँ पर मान लिया हमने कि माना एक धन पूर्णांक आपका क्या है ए और दूसरा धन पूर्णांक क्या है बी, जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए एक शर्त भी है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है? ए ग्रेटर देन बी, दो धन पूर्णांक ए और बी हैं जिसमें ए जो है बी से बड़ा है। यदि ए को बी से डिवाइड किया जाए यानी विभाजित किया जाए, ए को बी से क्या किया जाए? विभाजित किया जाए,
तो a को b से विभाजित करने पर सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दो धन पूर्णांक हैं, अगर एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे विभाजन की प्रक्रिया के पश्चात भागफल भी प्राप्त होता है और शेषफल भी प्राप्त होता है, यानी भागफल भी और शेषफल भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जैसे a को b से डिवाइड किया जाए, a को b से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो भागफल भी मिलेगा और शेषफल भी मिलेगा। तो युगली विभाजन प्रमेयिका के आधार पर इसका क्या संबंध बन जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका क्यू क्या है, ये भागफल है और आर क्या है, ये शेषफल, और ये दोनों भी एक पूर्णांक ही हैं, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक। तो युगली विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि यदि दो धन पूर्णांक a और b इस प्रकार हों कि a को b से विभाजित करने पर उसका भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो, तो अब यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होता है इसकी कुछ शर्तें होती हैं। r ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी r जो होगा, शेषफल जो होगा वो या तो फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये r ये छोटा होगा किससे, b से। जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किंतु b से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि भाग की किसी भी प्रक्रिया में आप देखेंगे r 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक, लेकिन कभी भी इसके ये जो आपका b है b के बराबर नहीं होता है। इसका आप सीधा सा संबंध ऐसे समझ लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर को, ये आपका है क्या, ये है आपका भाज्य, और b आपका क्या है, ये है भाजक, और q ये है आपका भागफल, और r आपका क्या है, ये शेषफल, ये दिया गया है। ये भाज्य है, b भाजक है, q भागफल, और r क्या है आपका, शेषफल है, ठीक। यहाँ पर युगलिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो हमें किसके संबंध में बता रही है, हमने बताया भी कि युगलिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित होती है, यानी विभाजन की प्रक्रिया को बताती है। अब युगलिड विभाजन प्रमेयिका जो विभाजन की प्रक्रिया बताती है, तो विभाजन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत जो चीज़ सॉल्व की जाती है, अर्थात ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि युगलिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जिन दो धन पूर्णांकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, जिन दो धन पूर्णांकों की सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ध्यान दीजिए इसको। हमने बताया कि युगली विभाजन प्रमेयिका एक ये सिद्ध किया हुआ कथन है और इसके प्रयोग से अन्य कथनों को हम सिद्ध कर सकते हैं। और ये युगली विभाजन प्रमेयिका जो होती है, ये एल्गोरिथम जो होता है, ये क्या होता है, ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। युगली विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये एक सुपरिभाषित चरणों की क्या होती है, श्रृंखला होती है, जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। ये केवल क्या करती है, एक विधि प्रदान करती है, ना कि ये कोई कथन है
ये केवल क्या है, एक प्रकार की अगर देखा जाए तो प्रक्रिया है, किसी चीज को हल करने की क्या है, एक प्रक्रिया है या एक विधि है ये। ठीक, तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यानी इस विधि का प्रयोग करके हम दो पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब समझिए जरा इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्न, उनको ध्यान देकर समझिए। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, आपको ये दिखाना है कि कोई विषम धन पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, या लिख सकते हो 4q+5 के रूप का भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो मानना ए एक विषम धन पूर्णांक, ये क्या है, एक विषम धन पूर्णांक मान लिया हमने कि माना ए एक विषम धन पूर्णांक तथा b बराबर कितना है, 4, b बराबर 4। तो अगर मान लीजिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें इसमें, तो हमने एक विषम धन पूर्णांक क्या माना, ये b को क्या माना है, 4 माना है। तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है, bq+r, लेकिन b के स्थान पर लिखा क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 4q+r, 4q+r। लेकिन r की एक हमने शर्त बताई थी कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर भाजक आपका है क्या, 4 है। तो यहाँ पर शर्त क्या हो जाएगी, r > 0, लेकिन ये किससे छोटा होगा, 4 से, यानी 4 से r छोटा होगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए, ध्यान दीजिए, r का मान r है क्या, आपका शेषफल, तो शेषफल r से छोटा ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम r बराबर क्या करेंगे, पहले इसमें 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4q+0, यानी a बराबर 4q, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4q+1, यानी r का मान यहाँ पर 1 रख दिया, बाकी साइज से वैसे। फिर r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर a = कितना आ जाएगा, 4q+2। ठीक, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, r बराबर 3 रखने पर a बराबर आ जाएगा 4q+3। ठीक, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 4 से क्या है, छोटी है, तो 4 से, यानी 4 से कम ही वाले मान जो है इसमें हम रखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर कितना प्राप्त हुआ, 4q। ठीक, 1 रखने पर 4q+1, 2 रखने पर 4q+2 और 3 रखने पर 4q+3 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, q एक पूर्णांक है,
और यहाँ पर जो 4 आया है, 4 ये भी तो एक पूर्णांक है, ठीक। लेकिन 4 पूर्णांक होने के साथ साथ ये क्या है, एक सम संख्या भी तो है ये। तो अगर मान लीजिए किसी सम संख्या को, किसी भी सम पूर्णांक को किसी दूसरे सम पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा जो मान प्राप्त होता है वो क्या मान प्राप्त होता है, वो सम ही प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई सम दूसरे सम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सदैव मान उसका क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, ठीक। और अगर किसी सम में कोई सम जोड़ा जाए तभी उसका मान क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। लेकिन यदि सम के साथ में विषम पूर्णांक को जोड़ दिया जाए, यानी ये आपका पूरा सम पूर्णांक है, उसके साथ ये क्या है, 1 क्या है, विषम, तो अगर सम और विषम दोनों ऐड किए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो मान प्राप्त होता है, जो योगफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पर a इक्वल टू 4q, तो ये 4q जो है ये कैसा पूर्णांक है, आपका सम पूर्णांक है। तो इसका मतलब कि a नॉट इक्वल टू 4q, यानी ये जो है 4q के बराबर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर हम मान चुके हैं कि a एक विषम धन पूर्णांक, यानी ये को हमने क्या माना है, विषम धन पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर जो 4q आया है, ये 4q कैसा आपका है, ये है आपका सम पूर्णांक। तो इसका मतलब ये जो है 4q के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 4q प्लस 2, यहाँ पर ये भी आपका सम, ये भी आपका सम। हमने अभी बताया कि सम और सम अगर ऐड किए जाए तो जो योगफल प्राप्त होता है वो भी क्या प्राप्त होता है, सम ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये पूरा जो मान है ये आपका कैसा प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये सम है तो ये इसके इक्वल ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर मान है विषम। तो ये नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2, यानी 4q प्लस 2 के भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के बराबर ये नहीं हो सकता है। तो ये बराबर फिर किसके होगा, ये बराबर होगा 4q प्लस 1 और ये बराबर होगा किसके, 4q प्लस 3 के, ठीक। यही क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। यही चीज दर्शानी थी आपको कि कोई भी विषम धन पूर्णांक जो है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक। यहाँ पर a जो है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का है, इसलिए ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन आपका लेते हैं हम। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। अब यहां पर हमको क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां पर सम और विषम का नाम नहीं ले रहा है, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक। यहां पर भी हम मान सकते हैं, मानना a एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है, माना एक धन पूर्णांक तथा b इक्वल टू 3 है। यहाँ पर हमने मान लिया कि a कोई धन पूर्णांक है और b कितना है, 3 है। युगलिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना दिया गया आपका 3, तो 3q प्लस r, 3q प्लस r, वहाँ यहाँ पर r की वही शर्त हो जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
बट लेस देन 3, यानी जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, परंतु 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 हो सकती है, 0, 1 या 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले r = 0 रखने पर, यानी r का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे इसमें, तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3q। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक आपने लिया कौन सा, a, तो इसका मतलब इसका वर्ग पूछ रहा, तो इसका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, तो a² = 3q का होल स्क्वायर, यानी a² क्या हो जाएगा, 9q²। इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3q² ये बन जाएगा। यहाँ पर ये 3q², ये पूरा टर्म आपका क्या है, पूर्णांक ही तो है। तो अगर हम मान लें कि 3q² = क्या मान लें, m मान लें, तो उस कंडीशन में a² क्या हो जाएगा, 3m। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। ठीक, अब r = कितना रखेंगे, r = 1 रखने पर, r = 1 रखने पर, तो जब r = 1 रखेंगे तब हम देखें इसी में r = 1 रखने पर, तो a = 3q + 1। ठीक, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो a² बराबर यह क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, तो 9q² प्लस इसका मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कीजिए, 6q + 1। अब इन दोनों में देखिए 3 कॉमन मिल सकता है, 3 कॉमन ले लिया, 3q² + 2q प्लस का 1। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर इतना टर्म, यदि हम मान लें कि माना 3q² + 2q, ये पूरा टर्म आपका पूर्णांक ही तो है, तो इसको हमने क्या मान लिया, m। तो ये क्या बन जाए आपका, 3m + 1, यानी ये स्क्वायर = कितना आ गया, 3m + 1। तीसरी कंडीशन आपकी, अभी r की वैल्यू 3 से कम है ना, 3 से छोटी है, तो 0 रख चुके हम, 1 रख चुके। अब r = कितना रखेंगे, 2, तो r = 2 रखने पर, r = 2 रखने पर, तो a = 3q + 2, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, ये 9q² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई ट्वाइस कर देंगे, 12q + 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9q² + 12q प्लस ये क्या लिखा हुआ, 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 1। इतने टर्म में आप देखिए कोई चीज़ कॉमन मिल सकती है, 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3q² + 4q + 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अगर इस टर्म को हम क्या मान लें, m मान लें, तो यदि m बराबर, यदि 3q² + 4q + 1 = क्या मान लिया जाए, m मान लिया जाए, तो क्या आ जाएगा, a² = 3m + 1। यानी आप देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक a लिया हमने, तो उसका वर्ग किस रूप में यहाँ पर आ गया, 3m आ गया। यहाँ पर किसके रूप में आया, 3m + 1 के रूप में आया, यहाँ पर भी वही 3m + 1 के रूप में आया। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो सदैव 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए,
दर्शाइए, हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है? विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर यह दर्शाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से क्या है? विभाज्य है। एक चीज़ जानते हो कि किसी विषम धन पूर्णांक, कोई भी विषम धन पूर्णांक, इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि कोई भी विषम धन पूर्णांक जो होता है वो किस रूप का होता है? कोई भी विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, अभी हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, सिद्ध करवाया इसको कि कोई भी विषम धन पूर्णांक जो है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक, अब यहाँ पर जब ये 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक, तो यहाँ कौन सा विषम धन पूर्णांक है? n विषम धन पूर्णांक है। तो n बराबर ये ले लिया गया, यानी n बराबर पहली स्थिति में देखिए फर्स्ट कंडीशन में n बराबर 4q प्लस 1, n बराबर कितना है? 4q प्लस 1। तो n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, तो n के स्थान पर इसको रखेंगे तो 4q प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1। यहाँ पर ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 16q स्क्वायर प्लस 8q, इन दोनों में अगर क्या किया जाए 8q कॉमन, या इसका एक तरीका और भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर ना करना चाहो तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है, थोड़ा सा वो सिंपल हो ये भी। यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला टर्म आपका स्क्वायर है, इसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी टर्म आपके स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4q प्लस 1 माइनस 1, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1 प्लस 1, ये बन जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, तो 4q और ब्रैकेट में क्या बचा? 4q प्लस 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4q, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2q प्लस 1, तो आप क्या हो गया? 8q, 2q प्लस 1। अब ये आपका पूरा टर्म जो है ये भी क्या है? पूर्णांक, और ये पूर्णांक जो पूरा दिया गया है ये 8 से क्या है? विभाज्य है। 8 से पूरा टर्म क्या है? ये विभाज्य है, क्योंकि 8 इसका गुणांक है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 8 से क्या है? विभाज्य है, और ये बराबर किसके है? n स्क्वायर माइनस 1। अतः n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ठीक, अब दूसरी स्थितियाँ देखिए, दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि n जो है 4q प्लस 3 के रूप का भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में n इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर माइनस 1, तो 4q प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4q प्लस 3 माइनस 1, ए ब्रैकेट में 4q प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2, और ये हो जाएगा 4q प्लस 4, इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2q प्लस 1, यहाँ पर 4 कॉमन मिल जाएगा, तो बन जाएगा 2q, 4 कॉमन लिया तो q प्लस 1, q प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2q प्लस 1 और q प्लस 1, ये आपका पूरा पूर्णांक है, इसका भी गुणांक कितना 8 है, इसका मतलब ये पूरा टर्म आपका 8 से क्या है? विभाज्य है। तो जब ये पूरा टर्म 8 से विभाज्य है
तो सीधी सी बात है यानी स्क्वायर माइनस 1 भी 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, अब आपको हमने 3 क्वेश्चंस समझा दिए हैं। इसी बेस पर आप अन्य सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन जैसे पता है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है कोई भी विषम धन पूर्णांक, वहाँ पर आपका हो सकता है 3q + 1 और 3q + 3 के रूप का हो सकता है। तो इस तरह से आप उस तरह के कई सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। इस तरह के अगर मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह का अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो वो भी लगा सकते हो आसानी से। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आपको बताए हैं, ये आप कायदे से इसको समझ लेना, ढंग से समझ जाओगे। ठीक, और इसके बाद का जो भी है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।